देश और दुनिया से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबरों की जानकारी के लिए हमारे चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और खबरों के अपडेट के लिए नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं। Today marks the last of the tranches of announcement subsequent to Prime Minister's address to the nation. Laying the foundation for what I want to say today, a little again quote from the Prime Minister. Quote, "In order to prove the resolve of a self-reliant India, land, labor, liquidity and laws, all have been emphasized in this package." So, in the last 4 days of announcements, particularly the last 2 days, have had several reforms addressing the land, labor, liquidity and the laws. Today, we will be continuing in that series. Businesses, their homes and everything else. Today, I have 7 such steps to tell you, and the order in which I'm saying them are: the first one is Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme. Second is on health, and both in rural and urban, and together with it I put an during the COVID period education related steps that have been taken. So that's the second. Third is on businesses and COVID. Fourth is on decriminalization of the Companies Act. Fifth is talking about ease of doing business and related matters. Sixth is on public sector enterprises related matters and the policy thereof. Seventh, state governments and resources related to state governments. So these are the steps which we are taking, 7 of them under these headings. And the last, of course, I will be coming to tell you about the 20 lakhs. नमस्कार। आत्मनिर्भर भारत अभियान में माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम सबके सामने बात रखी, देश के प्रति संबोधन किया। उसको देखते हुए हमने पिछले कुछ दिनों में वो कदम उठाए जो रचनात्मक और उपयोगी हों। We have taken steps which were constructive and productive, और योजनाबद्ध तरीके से हमने काम किया है। We have worked with a targeted approach in the last couple of months. और जैसा वित्त मंत्री जी ने कहा और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि चुनौतीपूर्ण समय में भी संकट में अवसर देखने का काम किया है, और पिछले 5 दिनों में उन सबकी रूपरेखा आप सबके सामने रखी है। आत्मनिर्भर भारत का 20 लाख करोड़ का पैकेज और इसके साथ जो रिफॉर्म्स हम एक बड़ा बदलाव लाने के लिए और संबल प्रदान करने के लिए लाए हैं, वो पिछले कुछ दिनों में उसकी रूपरेखा हमने आपके सामने रखी। इस पैकेज में सभी वर्गों का ध्यान रखने का प्रयास किया गया है, चाहे वो किसान हो, बागवान हो, महिला हो, मजदूर हो, उद्यमी हो, युवा हो, इन सबके लिए ही, व्यापारी कर्मचारी तक के लिए भी उसका इसमें ध्यान रखा गया। और सबसे पहले ध्यान स्वास्थ्य की सुविधाएं देने के लिए प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी। फिर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज को हम लेकर आए 1,70,000 करोड़ का, और उसमें भी अगर आप आज तक देखें तो सबसे पहले राशन देने का काम, अनाज देने का काम जो पूरे देश भर की राज्य की सरकारों और यूनियन टेरिटरीज के माध्यम से किया, तो 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में 5 किलो गेहूं और चावल देने के लिए हमने इस योजना को लेकर आए, और इनके परिवारों को 1-1 किलो दाल देने का काम भी किया, और प्रति व्यक्ति 5-5 किलो गेहूं चावल। इसके अलावा गैस की कमी ना हो, ऐसे 6 करोड़ 81 लाख रसोई गैस के सिलेंडर, और इसमें 8,429 करोड़ रुपया
इन बेनिफिशरीज के खाते में डायरेक्ट बेनिफिशरीज ट्रांसफर के माध्यम से किया गया है। किसानों के लिए पीएम किसान योजना के माध्यम से 8 करोड़ 19 लाख किसानों के खातों में 16,394 करोड़ रुपया ट्रांसफर कर दिया गया है। नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम जो वृद्ध, विधवा, अपंग के लिए किया जाता है, उसमें भी 2 करोड़ 81 लाख बेनिफिशरीज को 2,807 करोड़ रुपये अब तक ट्रांसफर कर दिया गया। कुल इसमें 3,000 करोड़ ट्रांसफर करना था। प्रधानमंत्री जनधन योजना खाते जो लगभग 20.5 करोड़ लोगों के हैं, महिलाओं के हैं, जिसमें शहरों में भी 2 करोड़ महिलाओं के खाते इसमें आते हैं। इसमें 40 करोड़ 54 लाख ट्रांसफर करके कुल 20,267 करोड़ रुपया ट्रांसफर कर दिया गया है। और बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन फंड 2 करोड़ 20 लाख बेनिफिशरीज को 3,950 करोड़ रुपया ट्रांसफर कर दिया। अब प्रवासी मजदूर अपने घरों में वापस कैसे जाएं? रोज की 300 गाड़ियां हमने रेलगाड़ी उपलब्ध करवाई हैं। जिस राज्य ने जितनी मांग की उसको उतनी उपलब्ध करवाई जा रही है। और इसमें जो मजदूर वापस गए उसमें 85% पैसा केंद्र सरकार ने खर्च किया ताकि मजदूरों पर कोई बोझ ना आए। रास्ते में खाना दिया। मोदी जी ने जहां एक और राशन देने का काम किया 80 करोड़ लोगों को, वहीं पर रेल की सुविधा भी 85 करोड़ पैसा केंद्र की सरकार ने किया। अब जो 8 करोड़ प्रवासी मजदूर हैं उनके लिए भी 35 करोड़ रुपए की योजना अलग से लाए कि उनके लिए भी राशन की कमी कहीं ना हो। तो गैस सिलेंडर भी दिया है। ये अपने आप में दिखाता है हमने कहीं कमी नहीं रखी। और ऐसे 12 लाख लोगों ने ईपीएफओ में से अपने 3,360 करोड़ रुपया पिछले 2 महीनों में निकालने का काम किया। ये सब कदम उस दिशा में है ताकि संकट की घड़ी में भारत के किसी व्यक्ति को कोई मुश्किल ना आए। हो सकता है कहीं थोड़ी बहुत कमियां रही हों, लेकिन प्रयासों में कोई कमी आगे भी नहीं छोड़ी जाएगी। अगर एमएसपी खरीद पर देखा जाए तो 74,300 करोड़ रुपया उस पर भी खर्च किया गया था। और जो 4.25 लाख करोड़ के ऋण किसानों ने लिए थे उसमें भी 3 महीने का मॉरेटोरियम अलग से दिया गया। 86,000 करोड़ रुपए के ऋण किसानों को पिछले 2 महीनों में दिए गए ताकि उनको फसल के समय कोई दिक्कत ना आए। और राज्यों को भी पैसा हजारों करोड़ रुपए उपलब्ध कराया ताकि खरीद हो सके। ज़्यादा इस पर लंबी बात ना करता हुआ आज हम आपके सामने कुछ रिफॉर्म्स लाए हैं जिससे अर्थव्यवस्था को और बल मिलेगा। और इसकी जानकारी माननीय वित्त मंत्री जी आपके सामने रखेंगे। So if we can start off with the slides. The health-related steps that have been taken are shown in this slide. 15,000 crores was declared by the Prime Minister as released, and from that 4,113 crores have been released to the states. Essential items of 3,750 crores were bought. Testing labs and kits were also brought in. Insurance cover, which is the most important thing there, insurance cover of 50 lakhs per person for health professionals under Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana was announced. Also, पिछले कुछ महीनों में विशेष तौर पर जो पहली कदम माननीय प्रधानमंत्री जी ने कोविड-19 को लेकर उठाया था, वो देश के लोगों के स्वास्थ्य की चिंता को करते हुए 15,000 करोड़ की घोषणा की थी, जिसमें से 4,113 करोड़ रुपया राज्यों को रिलीज कर दिया गया है, दे दिया गया है। आवश्यक वस्तुओं पर 3,750 करोड़ रुपया दिया गया, खर्च किया गया। टेस्टिंग लैब और किट्स के लिए 550 करोड़ रुपया। और जो हमारे कोविड-19 के वॉरियर्स हैं, जो हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं, उनको 50 लाख रुपए का बीमे की व्यवस्था माननीय प्रधानमंत्री जी ने की। और यही नहीं, डिजिटल इंडिया को आगे बढ़ाते हुए आईटी का उपयोग करते हुए ई संजीवनी टेली कंसल्टेशन सर्विसेज का हमने इसकी शुरुआत की। और कैपेसिटी बिल्डिंग की, चाहे वो वर्चुअल लर्निंग मॉड्यूल्स की बात हो और आरोग्य सेतु ऐप, तो करोड़ों लोगों ने देश भर में इसको डाउनलोड किया। और यूपीआई भीम की तरह एक ये भी बहुत सफल प्रयोग देश में रहा है जिससे लोगों को लाभ मिल रहा है। और हम ट्रेस कर पा रहे हैं कि कोई व्यक्ति अगर कोरोना से संक्रमित है तो उसका भी आप कर सकते हैं। लोग सेल्फ असेसमेंट भी इसके माध्यम से कर सकते हैं। हमारे हेल्थ वर्कर्स के ऊपर हमला होता था, कोई लड़ाई झगड़े होते थे, उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए डॉक्टर हो, नर्स हो, पैरामेडिकल स्टाफ हो, इसके लिए भी हमने एपिडेमिक डिसीजेज एक्ट में उसमें बदलाव किया। और इसके अलावा
जो हम कहते हैं कि संकट में अवसर देखने की बात, तो एक बड़ा उदाहरण यहां पर नजर आता है कि जहां भारत में एक भी पीपीई किट बनाने की कंपनी नहीं थी, आज 300 से ज्यादा यूनिट हैं, 3 लाख से ज्यादा पीपीई किट्स एक दिन में बनाई जाती हैं और N95 मास्क भी लाखों के संख्या में आज भारत में प्रतिदिन बनाए जाते हैं। ये एक बड़ा बदलाव है। और HCQ टेबलेट्स भी लगभग 11 करोड़ का उसका उत्पादन किया गया। ये अपने आप में उस दिशा में कदम है। इसके अलावा जो हमने कंप्लायंस बर्डन में कमी शुरुआत में की थी, वो भी शुरुआत में एक कदम था, क्योंकि 31 मार्च नजदीक आ रही थी, बहुत सारा दबाव कंपनियों पर रहता है। तो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस के जो प्रोविजंस है उसका युक्तिकरण किया गया और कंप्लायंस बर्डन को कम करने के लिए इस कोविड-19 के समय बहुत सारे प्रावधान कंपनीज एक्ट 2013 में उसके अंतर्गत ये प्रावधान किया गया कि जो बोर्ड मीटिंग्स हैं, EGMs हैं, AGMs हैं, उनको आप टेक्नोलॉजी के माध्यम से कर सकते हैं। आपको व्यक्तिगत रूप से वहां पर उपस्थित नहीं रहना पड़ेगा। और एक बड़ा बात यह कि राइट्स इशू जो है, अब उसकी लिस्टिंग भी डिजिटल इंडिया की लीवरेज करते हुए हम इसको ऑनलाइन कर सकते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा कदम है। PM केयर्स का जो फंड क्रिएट किया है, उसको भी CSR में उसको हमने रिकॉग्नाइज किया है। जिस तरह से सरफेसी एक्ट और DRT में पहले रिकवरी के प्रयास किए जाते थे, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड में 2016 के आने के बाद इसमें दुगने से ज्यादा रिकवरी हुई है। 221 केसों में 44% रिकवरी इसमें हुई है। एडमिटेड क्लेम्स जो है वो लगभग 4,13,000 करोड़ के हैं और जो वसूली योग्य रकम है वो लगभग 1,84,000 करोड़ है। और जो 13,556 केसेस हैं उसमें लगभग 5 लाख करोड़ रुपया एडमिशन से पहले ही, जो ऐसे उसकी अमाउंट थी उससे पहले विड्रॉ इतने केसेस को कर लिया गया। ये भी एक बहुत बड़ी बात उस दिशा में है। शिक्षा के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी का उपयोग कैसे हो, अब एक मीडिया में भी चर्चा थी, सोशल मीडिया में भी, कि गरीब के बच्चे तक कोविड-19 के समय शिक्षा की व्यवस्था कैसे पहुंचाई जाए। ये चुनौतीपूर्ण समय है, लेकिन हमारे HRD मंत्रालय ने इसको बड़ी जिम्मेदारी और गंभीरता के साथ लिया और प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर अगर कुल मिलाकर देखा जाए, जैसे स्वयं प्रभा DTH चैनल पहले चलते थे, आज भी चलते हैं, वो मदद और सहयोग करने के लिए उसके माध्यम से इन लोगों तक पहुंचा जाएगा जहां पर इंटरनेट की सुविधा नहीं है। और इसके लिए 3 चैनल्स को चिन्हित कर लिया गया है शिक्षा प्रदान कराने के लिए और 12 और नए चैनल्स को इसमें जोड़ दिया जाएगा। यही नहीं, लाइव इंटरैक्टिव सेशंस, इसका टेलीकास्ट भी हो सके, इसका प्रावधान भी एक्सपर्ट्स के माध्यम से किया गया ताकि स्काइप के माध्यम से आप इसका कर सकें। प्राइवेट DTH ऑपरेटर्स तक भी हम पहुंचे हैं ताकि टाटा स्काई, एयरटेल और ऐसे जो बाकी प्लेटफॉर्म्स हैं उसके माध्यम से भी हम अपनी पहुंच बढ़ाकर देश के करोड़ों लोगों तक पहुंच सकें और शिक्षा को उन तक पहुंचा सकें। हमने राज्यों से भी अनुरोध किया है कि आप 4 घंटे का हमें ऐसा कंटेंट एजुकेशन का दें ताकि हम स्वयं प्रभा चैनल पर उनको दिखा सकें। और दीक्षा प्लेटफॉर्म के 66 करोड़ हिट्स अब तक हुए हैं 24 मार्च तक और 200 नई टेक्स्ट बुक इसमें जोड़ी गई है ई पाठशाला के माध्यम से। We move to the first of the 7. The budget estimate for Manrega, Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme. प्रधानमंत्री जी ने जहां प्रवासी मजदूरों को अनाज देने के लिए चिंता की, वापस जाने के लिए ट्रेन का 85% तक खर्चा केंद्र सरकार ने उठाया, रास्ते में अनाज राशन भी दिया, खाने की व्यवस्था भी की। अब जब वो वापस अपने घर जाएंगे तो काम की कमी ना हो, इसके लिए 300 करोड़ परसेंटेज ज़्यादा इसमें जनरेट होंगे और इसके लिए 40,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान भारत सरकार ने किया है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले जो हमारे यहाँ से प्रवासी मजदूर वापस गए उनको काम की कोई कमी ना आए और आय के साधन भी हो सके। We now go to the second
which is ramping up the health infrastructure. After all, as I said, if there was this crisis, if there was this challenge, we also should see the opportunity and be ready to face any future emergency situation that may arise. स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम जो नए रिफॉर्म्स या इनिशिएटिव्स लेने वाले हैं, उसमें ये भी प्रयास है कि ग्रामीण स्तर पर, जमीनी स्तर पर हम ऐसी सुविधाएं उपलब्ध कराएं, ऐसा आधारभूत ढांचा स्वास्थ्य के क्षेत्र में बनाएं जो आपको स्वास्थ्य की सुविधा तो दे, लेकिन महामारी वाली परिस्थिति में भी वो लड़ने की क्षमता रखता हो। उसमें उस तरह की सुविधाएं आने वाले समय में बने। इसके लिए सरकारी व्यय को स्वास्थ्य के क्षेत्र में बढ़ाया जाएगा और स्वास्थ्य संस्थानों के लिए जो जमीनी स्तर पर है उसमें और हेल्थ और वेलनेस सेंटर को ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में और सेमी अर्बन जो अर्ध शहरी क्षेत्र है उसमें भी बढ़ावा दिया जाएगा। सभी जिला स्तर के अस्पताल जो हैं उसमें भी इन्फेक्शियस डिसीजेस के लिए, ताकि भविष्य की महामारी से लड़ने की क्षमता उनकी बने, उसके लिए कदम उठाए जाएंगे। जो लैब नेटवर्क है उसको भी और मजबूत किया जाएगा और एकीकृत पब्लिक हेल्थ लैब्स सभी जिलों में और ब्लॉक लेवल्स पर यानी कि खंड स्तर पर इनको बनाया जाएगा ताकि आने वाले समय में महामारी से लड़ सकें और शोध को वृद्धि देने के लिए, रिसर्च को वृद्धि देने के लिए नेशनल इंस्टीट्यूशनल प्लेटफॉर्म फॉर वन हेल्थ ये ICMR के माध्यम से होगा और नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन इसका पूरा ब्लूप्रिंट तैयार करेगी। Along with health, as my second point, Manrega was the first, now this one is the second, health and education. The next slide shows you what efforts have been made as a result of learning from the pandemic experience. PM E-Vidya program for multimode access to digital online education will be launched immediately, and this will consist of Diksha, which gives a one nation, one digital platform facility, and this is for school education. टेक्नोलॉजी ड्रिवन शिक्षा कैसे हो, इसके लिए भी कोविड-19 के समय कुछ कदम उठाए जा रहे हैं। PM E-Vidya प्रोग्राम जो मल्टी मोड एक्सेस जिसका होगा डिजिटल और ऑनलाइन एजुकेशन के लिए, इसको भी जल्द इसकी शुरुआत की जाएगी, जिसमें दीक्षा ये हमारे स्कूल एजुकेशन के लिए राज्यों और यूनियन टेरिटरीज में कंटेंट और QR कोडेड ये जो टेक्स्ट बुक्स है सभी ग्रेड्स के लिए उपलब्ध कराएगा। वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म इसका नाम है और यही नहीं, एक चिन्हित चैनल भी होगा प्रति क्लास के लिए, यानी कि प्रति क्लास के लिए चिन्हित चैनल होगा। सो वन क्लास वन चैनल ये भी हम पहली से 12वीं कक्षा के लिए करेंगे। सो ये दो नए प्रोग्राम, वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म ये ई-एजुकेशन के लिए, कंटेंट के लिए, और टीवी चैनल्स वन क्लास वन चैनल ये लॉन्च किए जाएंगे। रेडियो का, कम्युनिटी रेडियो का और पॉडकास्ट का भी सदुपयोग किया जाएगा। और यही नहीं, जो हमारे दिव्यांग हैं, नेत्रहीन हैं या सुनने की क्षमता नहीं है, उनके लिए भी विशेष कंटेंट तैयार किया जाएगा ताकि उनको भी इस समय कोई कमी ना आए। जो 100 विश्वविद्यालय टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको भी अनुमति दी गई है ताकि वो ऑनलाइन ऑटोमेटिकली अपने कोर्सेज की शुरुआत कर सकें। आज के समय आपने देखा होगा अधिकतर बच्चों का समय टीवी के सामने या अपने स्मार्टफोन्स के सामने निकल रहा है, चाहे वो पढ़ने के लिए है या बाकी सबके लिए। गतिविधियां कम हुई है, घर से बाहर जाना कम हुआ है। तो साइकोलॉजिकल सपोर्ट के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए, परिवारों के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए मनोदर्पण प्रोग्राम को भी चलाया जाएगा और उनकी वेलबींग का ध्यान रखा जाएगा। इसको जल्द शुरुआत करने जा रहे हैं।
We move to the third of the 7 steps that we're talking about. This is about IBC related matters, where many businesses have got severely affected. MSME यानी कि मध्यम सूक्ष्म लघु उद्योग की परिभाषा को बदलकर उनको जो जंजीरों में जकड़े हुए थे उससे मुक्ति दिलाई ताकि उनका विस्तार और विकास हो सके, उनकी क्षमता बढ़ सके। अब उनके ऊपर दिवालियापन की कार्रवाई ना हो, उसको स्थगित करने के लिए भी न्यूनतम सीमा जो है वो 1 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ कर दी गई है। इसका विशेष लाभ एमएसएमई सेक्टर को मिलेगा, जो मध्यम सूक्ष्म लघु कुटीर उद्योग है। और यही नहीं, विशेष दिवालियापन रेजोल्यूशन फ्रेमवर्क को जल्द आईबीसी कोड के अनुभाग 240A में के अंतर्गत सूचित कर दिया जाएगा। और कोविड-19 की सिचुएशन को देखते हुए जैसे जैसे परिस्थितियां आगे बढ़ेंगी, कितने समय के लिए इसको निलंबित करना है, 1 वर्ष की समय सीमा इसमें दी गई है ताकि कोई नई कार्रवाई दिवालियापन की यानी कि इंसॉल्वेंसी की कोई नई कार्रवाई इस पर शुरू ना हो सके, तो उसमें भी 1 वर्ष का समय दिया गया है। और नई इंसॉल्वेंसी की कार्रवाई शुरू ना हो, इसके लिए भी कोविड-19 से जुड़े हुए जो बाकी बात है, चाहे उससे कर्ज है बाकी हैं, उसको लेकर भी केंद्र सरकार को उसके लिए एम्पावर किया गया है, उसकी परिभाषा को लेते हुए। The next is related matter, but related specifically to the Companies Acts and the related defaults. That's the next slide. Just prior to the lockdown, we had announced that we shall extend all the compliance deadlines. This जो छोटे तकनीकी और प्रक्रियात्मक चूक होती है, उसको अब अपराधीकरण की सूची में से निकाल दिया जाएगा। यानी कि छोटे मोटे तकनीकी या प्रक्रिया में आपसे कोई चूक रह जाती है तो पहले उसमें क्रिमिनलाइज उसके रूप में देखा जाता था, अब उसको डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया है। जैसे आपने सीएसआर की रिपोर्टिंग में कहीं कमी रह गई या आपकी बोर्ड रिपोर्ट में छोटी मोटी कमी रह गई, फाइलिंग के समय डिफॉल्ट हो गया, एजीएम की होल्डिंग में थोड़ा डिले हो गया, तो अब इन सबको से बाहर कर दिया गया है ताकि इसको उसमें अपराधीकरण की सूची में ना रखा जाए। एक और बड़ा बदलाव जो है, जो कंपाउंडेबल ऑफेंसेस थे, उस सेक्शंस में भी बड़ा बदलाव लाया गया है। उसमें मेजॉरिटी में से पहले केवल 18 सेक्शंस को इंटरनल एडजुडिकेशन मैकेनिज्म के रूप में देखा जाता था, उसके अंतर्गत लिया जाता था। अब उसको बढ़ाकर 58 कर दिया है, यानी कि 40 और इसमें जोड़ दिए गए। अब इन सबको कंपाउंडेबल ऑफेंसेस के रूप में नहीं देखा जाएगा, इसको इंटरनल एडजुडिकेशन मैकेनिज्म में लिया जाएगा। और जो रीजनल डायरेक्टर है उसकी पावर्स को भी बढ़ा दिया गया है, तो इसमें कंपनीज की हरासमेंट भी कम होगी और काम करने का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी बल मिलेगा। और जो हमारे न्यायालयों पर और एनसीएलटी पर दबाव रहता था केसेस का, अब कम केसेस उनमें जाएंगे और उसको भी लाभ मिलेगा। जो 7 कंपाउंडेबल ऑफेंसेस हैं उनको पूरी तरह से ड्रॉप कर दिया गया है और 5 को अल्टरनेटिव फ्रेमवर्क के रूप में लिया जाएगा। The next one also relates to the corporate affairs. In order to make it easier for companies, there are several features, but I'll highlight only 2 of them. The rest will be shared to you. First is, this will help companies to directly list their securities in foreign jurisdictions. So, निजी कंपनियों को जो नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स को स्टॉक एक्सचेंज पर रखती हैं, उनको लिस्टेड कंपनियों के रूप में नहीं माना जाएगा, लेकिन भारतीय कंपनियों को, इंडियन पब्लिक कंपनीज को ये अधिकार दिया जाएगा कि वो जायज विदेशी अधिकार क्षेत्र में अब पब्लिक कंपनीज को डायरेक्टली लिस्ट करवा सकती हैं, सिक्योरिटीज को डायरेक्टली लिस्ट करवा सकती हैं, उसकी अनुमति उनको दी जाएगी। The next one relates to a major step in that we would like to announce a public sector enterprise policy. भारत और दुनिया में पिछले कुछ दशकों में
बड़े बदलाव आए हैं, इसलिए पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को लेकर भी एक नई नीति की आवश्यकता है, जिससे हम ये तय कर पाएँ कि एक लिस्ट हो जहाँ पर स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स हमारे जो हैं उनको तय किया जाए, ताकि जो हमारे सरकारी उपक्रम हैं उनके बारे में क्या क्या निर्णय किए जा सकते हैं। ये जो लिस्ट स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स की बनेगी, इसको पब्लिक इंटरेस्ट को यानी कि जनहित को, राष्ट्रहित को और राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बनाया जाएगा, और इससे बाहर जो कंपनियां रह जाएंगी उनको प्राइवेटाइज करने के अवसर दिए जाएंगे, जहां पर प्राइवेट प्लेयर्स आकर आ सकते हैं। चाहे इनके मर्जर्स की बात हो, विलयीकरण की बात हो, वो भी किया जा सकता है, इनकी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए भी। और पीएससीज को प्राइवेटाइज करने के लिए समय पर, जब उचित समय होगा, बाजार को देखकर कि कब इसका निजीकरण करना चाहिए, मार्केट के हालात और प्रशासनिक साध्यता को देखकर जनहित में वो भी लिया जाएगा। और ये जो लिस्ट है पीएससीज की, इसको तैयार किया जाएगा, लेकिन स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स में कम से कम एक ये पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज सार्वजनिक उपक्रम बना रहे, इसके लिए हम लगातार नीति में रहेगा, और बाकी प्राइवेट सेक्टर भी उसमें आकर काम कर सकते हैं, इसकी अनुमति उनको होगी। तो कुल मिलाकर जब विलय कर, जैसे हमने बैंकों को 4 को 1 कर दिया, तो उनका जो वेस्टफुल एक्सपेंडिचर है वो भी कम होता है। 4 दफ्तरों की बजाय 1 दफ्तर में चलेंगे, 4 सीईओज की बजाय 1 चाहिए होगा। उसी तरह से उनके खर्चे कम करके उनको मुनाफा भी आता है और लोगों को भी सुविधाएं ज़्यादा मिलती हैं। तो इनको चाहे प्राइवेटाइज करने की बात हो, मर्जर करने की बात हो, या किसी होल्डिंग कंपनी के अंतर्गत लाने की बात हो, ये सारी रिफॉर्म्स उस दिशा में की जाएंगी, ताकि हमारे सार्वजनिक उपक्रम अच्छा कर सकें। स्ट्रेटेजिक सेक्टर में कम से कम एक सार्वजनिक उपक्रम रहेगा, प्राइवेट प्लेयर्स आ सकते हैं, लेकिन जो बाकी हैं उसके बाहर उनका निजीकरण करने की अनुमति होगी। I move to the last of the steps today before we go to talking about other matters. हाल ही में राज्य और केंद्र की आय में भी भारी कमी आई है, और जब इस महामारी के समय में दोनों को ही बहुत आवश्यकता है, तो इस समय में केंद्र ने लगातार खुले दिल के साथ राज्यों की मदद करने का काम किया है, जो हमारी जिम्मेदारी है। और यही नहीं, जो डेवोल्यूशन ऑफ टैक्सेस है, अप्रैल के महीने में 46,038 करोड़ रुपया ये राज्यों को दिया गया, और ये जैसा हमने बजट एस्टिमेट्स में पूरा प्रावधान किया था, लेकिन अभी किसी को पता नहीं अगले कुछ महीने कैसे जाएंगे। हमने उसी को ध्यान में रखते हुए 46,038 करोड़ रुपया ये डेवोल्यूशन ऑफ टैक्सेस के रूप में राज्यों को दिया है। हालांकि हमारे अपनी उसमें डिक्लाइन हुई है, उसमें चलते हुए भी जो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट है, ये भी 12,390 करोड़ रुपया अप्रैल के महीने में और मई के महीने में दिया गया। हमारी अपनी आर्थिक संकट थे, उसके बावजूद दिए गए हैं। और स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड, ये भी अप्रैल के पहले हफ्ते में 11,092 करोड़ रुपया राज्यों को दिया गया। 4,113 करोड़ रुपया हेल्थ मिनिस्ट्री के माध्यम से डायरेक्ट एंटी कोविड एक्टिविटीज के लिए दिया गया। और जो माननीय वित्त मंत्री जी ने और हमारे बाकी अधिकारियों ने आरबीआई से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आरबीआई गवर्नर से अनुरोध किया था कि राज्यों की वेज एंड मीन्स एडवांसेस को, उसकी लिमिट को बढ़ाया जाए। हमारी जो मांग थी और जो राज्यों की भी मांग थी, ये तो राज्यों की मांग के अनुरूप या उससे ज़्यादा भी हमने वेज एंड मीन्स एडवांसेस की लिमिट को 60% बढ़ाया है। और जो नंबर ऑफ डेज कि कितने दिन तक लगातार राज्य ओवरड्राफ्ट रख सकते हैं, उस सीमा को भी 14 दिन की बजाय 21 दिन किया गया। और एक तिमाही में कुल कितने दिन आप ओवरड्राफ्ट रख सकते हैं, उसको भी 32 दिन से बढ़ाकर 50 दिन किया गया है।
एक तिमाही में 50 दिन तक ओवरड्राफ्ट अब राज्य रख सकते हैं। उस दिशा में भी ये केंद्र ने जो अनुरोध आरबीआई से किया था वो सब उन्होंने किया है, इसलिए हम उनका शुक्रिया भी अदा करते हैं। अब जो नेट बोरिंग की बात आती है उसमें राज्यों ने मांग की थी कि जो उनका सकल राज्य घरेलू उत्पाद है उसके 3% की बजाय, यानी कि उनकी जीएसडीपी के 3% की बजाय उससे बढ़ाकर उनको अवसर दिए जाए। तो इसमें भी माननीय वित्त मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी ने जो राज्यों की बोरिंग की सीलिंग है उसको बढ़ाया है और इसको 3% से बढ़ाकर विशेष बढ़ोतरी की है। 3% से बढ़ाकर 5% किया है, जो लगभग 70% की वृद्धि है। लेकिन जो अभी भी हमने इससे पहले उनको अनुमति दी थी कि जो आपका 3% भी है आप उसका ज़्यादा पैसा पहले रेज कर सकते हो, पहले तिमाही में, इन 2 महीनों में। उसमें भी जो 75% उनको ऑथराइज किया था मार्च महीने में, और राज्यों के ऊपर हमने छोड़ दिया था कि आप जितना लेना चाहें 75% तक आप ले सकते हैं, उसमें भी केवल 14% तक ही उन्होंने अपनी जो ऑथराइज लिमिट थे उसका बोरो किया है। 86% अभी तक भी उन्होंने उसका इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन उसके बावजूद हम इसको 3% से बढ़ाकर 5% कर रहे हैं। ये अपने आप में एक बड़ी कदम उस दिशा में लिया है जो केंद्र ने राज्यों की मदद करने के लिए लिया, और जो उनकी मांग थी उसको पूरा भी किया है। इससे राज्यों को 4,28,000 करोड़ रुपया अतिरिक्त संसाधन मिलेंगे, जिससे राज्यों को बहुत बल मिलेगा। I move to the next one, which is also about the state governments and the extra borrowing limits that we are extending. Part of the borrowing will be linked to specific reforms. From 3 to 5 is the increase. From 3 to 3.5 unconditionally we extend. पिछले कुछ दिनों में आत्मनिर्भर भारत के 20 लाख करोड़ के पैकेज के साथ आपने बहुत सारी रिफॉर्म्स भी केंद्र सरकार के द्वारा लाई गई। ये ऐतिहासिक भी थी, और मैं तो कहूँगा अगर भारत के संदर्भ में 2020 को 2020 को देखा जाएगा तो ये ईयर ऑफ रिफॉर्म्स के रूप में देखा जाएगा। अब इसमें राज्य की सरकारें भी अगर रिफॉर्म्स लाती हैं तो इसमें संघीय ढांचे में और बल मिलेगा, और नीचे तक जो हम आत्मनिर्भर भारत बनाने की बात करते हैं उसी दिशा में एक बड़ा कदम है। तो 3% से जो 5% तक जो अपने जीएसडीपी के मुकाबले उनको पैसा रेज करने के लिए अनुमति दी गई है, उसमें कुछ रिफॉर्म्स के साथ हमने उसको जोड़ा है। 4 क्षेत्रों के लिए जोड़ा है, जिसमें 1 नेशन 1 राशन कार्ड हो, जिससे सबसे बड़ा लाभ प्रवासी मजदूरों को मिलेगा, गरीब लोगों को मिलेगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जहां बाकी रिफॉर्म्स हमने एमएसएमई सेक्टर की परिभाषा या इसेंशियल कमोडिटी एक्ट एपीएमसी एक्ट में बदलाव करने से की हो, पावर रिफॉर्म्स पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर के लिए, उसी तरह से अर्बन लोकल बॉडीज में आय के साधन कैसे बढ़े ताकि आने वाले समय में ये जो कर्जा राज्य की सरकारें ले रही हैं इनके ऊपर बोझ ना बने और इनके अपने आय के साधन भी बढ़े, रिफॉर्म्स भी ला सकें, उस दिशा में बड़ा कदम है। जैसा केंद्र सरकार ने रिफॉर्म्स लेकर आए, मेरा मानना है इन रिफॉर्म से भारत में रोजगार, स्वरोजगार, कारोबार और आविष्कार के बहुत सारे अवसर बनेंगे, नए अवसर उत्पन्न होंगे। इसी तरह से राज्यों के लिए भी इस तरह के रिफॉर्म्स को साथ में जोड़कर देखा गया, जिससे राज्यों में भी रिफॉर्म्स आए। तो इसमें जो पहला 0.5% है, यानी कि आधा प्रतिशत है, वो अनकंडीशनल है, उसके लिए कोई कंडीशन नहीं है। जो बाकी 1% है उसको 4 किश्तों में, जो 4 हमने परिवर्तन करने के लिए रिफॉर्म्स करने की बात कही, उनमें 4 में से अगर 3 भी आप कर लेते हैं तो आपको 1% उसका रिलीज कर दिया जाएगा 0.25 की ट्रांचेस में। One small correction. That 1% will be released in 4 tranches for dealing with those 4 reform steps: 1 ration, 1 card, ease of doing business, power distribution, and urban local bodies.
So that 1% goes in tranches of 0.25 for each of these tied to the reforms. After at least 3 are done, then you get the last 0.5. धन्यवाद। ये जो 4 रिफॉर्म्स की बात कही गई, जब आप इस माइलस्टोन को अचीव करेंगे तो 0.25% के हिसाब से आपको उसको मिलेगा, जो 1% आपका बनता है। और जब आप इन सब को कर लेते हैं, उसमें से 3 भी आप माइलस्टोन्स को अचीव करते हैं, तो आपको 0.5% यानी कि आधा प्रतिशत आपको एक इंसेंटिव के रूप में दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर 5% की आपको ये लाभ मिलेगा। Before we go to the next slide, I just want to now say, I've finished with all these 7 steps that I have to say. I'm now going to just show you, from the time Pradhan Mantri Garib Kalyan was announced, what are the kind of measures we have taken in numbers. That will be of great interest to you all, because I remember many of you, my friends, have been asking from day one, what's this 20 lakh? You have the answers today. मजदूर जो जा रहे हैं, ये अपने घर जब पहुंच जाएंगे तब ये पीडीए से राशन ले सकेंगे या फिर मनरेगा पे काम कर सकेंगे। लेकिन हम आप लोगों ने भले ही ट्रेन चलाई हैं, कई जगह बसें भी चलाई गई हैं, लेकिन अभी भी हजारों मजदूर जो है वो रास्ते में हैं। तो इनको अभी तात्कालिक जो आप लोग अनाउंस करें, इसका फ़ायदा कैसे मिलेगा? कांग्रेस तो यहाँ तक कह रही है कि अगर केंद्र सरकार इन मजदूरों को घर तक नहीं पहुँचा सकती है तो हमें वो बसें चलाने की अनुमति दे, हम इनको घर तक पहुँचाएंगे। मैं एक मिनट मैं विस्तार से ये बात बोलना चाह रही हूं, अलग नहीं। प्रधानमंत्री जी पहले बात बोले कि स्टेट जहां हो आप वहां रहिए, और हम we have been giving all kinds of assistance as much as possible, not really ideally. कितना हो सका, कितना संभव, वो उतना करते आ रहे हैं। और ये भी अरेंजमेंट किया गया था कि स्टेट्स में जहां है वो उनको उधर खाना और रहने का कुछ व्यवस्था हो। उसमें गुरुद्वारे, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन सब भी शामिल हुए। Then came a time when the center and the state spoke to each other and said, ठीक है, अभी माइग्रेंट्स को उनके अपने घर तक जाना है तो हम ट्रेन का सुविधा करेंगे। स्टेट्स बहुत सारे कोऑपरेट कर रहे हैं, सब कोऑपरेट करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। अगर माइग्रेंट्स को ट्रेन्स में बिठा करके सिस्टमैटिक तरीके से, और जहां तक मेरा ज्ञान है, रेलवेज ने ये इतने तक बोला है कि 1500 ट्रेन्स आर रेडी। आप एक जगह बोलो, वहां 3 घंटे के तुरंत बाद हम ट्रेन्स भेज देंगे। ट्रेन्स में बिठा करके अगर माइग्रेंट्स उनके अपने गांव तक जा रहे हैं तो केंद्र सरकार, रेलवेज उनको ट्रेन में बिठाने के बाद खाना पीना का सुविधा भी दे करके घर तक पहुंचा रहे हैं। फिर भी मन में दुख लगता है कि माइग्रेंट्स आज सड़क पे उनके अपने घर के ओर जा रहे हैं। क्योंकि आपने कांग्रेस पार्टी के विषय उठाया, मैं भी इसका कांग्रेस पार्टी का जवाब देना चाह रही हूं। क्यों उनके अपने अपने राज्य सरकार जहां भी है और ट्रेन मंगवाएं और माइग्रेंट्स को उसमें बिठाएं और माइग्रेंट्स को इतने सुविधा के साथ, सुविधा काफी नहीं है फिर भी सुविधा के साथ उनके घर तक पहुंचाने के लिए उनके अपने राज्य को, जहां कांग्रेस के सरकार हो या जहां उनके स्नेह पार्टीज हैं, अलायंस पार्टीज हैं, उनके पास बात करके, उनके साथ कोऑपरेट करके और ट्रेन मंगवाएं और माइग्रेंट्स को ट्रेन में बिठा करके उनके अपने घर भेजें। ना कि जब वो दुख के साथ पैदल जा रहे हैं, उनके टाइम बर्बाद करते हुए उनके पास बैठ करके बातचीत करना। उससे बेहतर होगा उनके साथ पैदल जाकर के उनके बच्चे को, उनके सूटकेस को साथ कैरी करके बात करते चलते।
दुख के साथ कह रही हूं इस बात को, आराम से बोल सकते हैं। उनके अपने स्टेट्स को क्यों नहीं बोलता है कांग्रेस पार्टी? और ट्रेन लो, और ट्रेन मंगवाओ सेंट्रल गवर्नमेंट से, उनमें उन माइग्रेंट्स को बिठाओ, ना कि क्योंकि कांग्रेस पार्टी बोलते हैं ये ड्रामाबाज हर दिन। मैं अभी उन्हीं के शब्दों को उपयोग करना चाहती हूं। ड्रामाबाज है। कल जो हुआ माइग्रेंट को उनके रास्ते पे चलते हुए बगल में बैठ करके बातचीत करने का, वो समय है क्या? वो ड्रामाबाज नहीं है क्या? मैं ऑपोजिशन पार्टी को हाथ जोड़ करके विनम्रता से कहना चाह रही हूं, माइग्रेंट्स का विषय में हम सब साथ होकर के काम करना है। दुख लग रहा है, दुख हो रही है, पूरे देश में दुख के साथ लोग बात कर रहे हैं क्या हालात हो गया है हमारे माइग्रेंट्स को। इतने सारे स्टेट्स के साथ कोऑपरेट करते हुए स्टेप्स जब हम ले रहे हैं, ये क्या तरीका है? जैसे कि उनके राज्य में माइग्रेंट्स का पूरे सुविधा हो रही है, बाकी सब में नहीं हो रही। ये क्या है पॉलिटिक्स बनाना? हाथ जोड़ करके मैं कांग्रेस पार्टी के अध्यक्षा सोनिया गांधी जी से मांग रही हूं, let us speak responsibly. Let us deal with our migrants more responsibly. I'm sorry. मैम, एक जो भी आपने कांग्रेस के बारे में बात करी है तो उसमें मैंने बात नहीं की है, मेरे मुझसे पूछा गया। सवाल पे जो जवाब दिया आई आपने, थिंक पार्टी से बाहर आ जाइएगा प्लीज। आस्क योर क्वेश्चन फॉर द पैकेज। मैं ये आपसे पूछना चाहता हूं कि जब स्टेट्स, सेंट्रल गवर्नमेंट्स, एनजीओज और सारी इंडस्ट्री जो है माइग्रेंट्स की मदद करने के लिए आगे आ रही है, तो विपक्षियों को क्यों नहीं साथ लेके चला जाता कि ऐसे मौके पर उनको भी साथ लेकर माइग्रेंट्स की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अभी जो अपने स्टेट में ऑलरेडी आंसर मैडम, आई विल स्विच ओवर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन अनलेस यू वांट टू मैं ऐड। साथ लेकर के विषय में ही बोल रही हूं, स्टेट के साथ ही बातचीत। रेलवे मंत्री जी ने बातचीत करने के बाद ही ट्रेन का सुविधा के बारे में बोले हैं। वो साथ लेके जाना नहीं है। इसका मतलब क्या है? साथ लेके जाने के मतलब क्या है? हम उनसे बात करके ही उनको जितना चाहिए चावल गेहूं दे रहे हैं ना। हेल्थ मिनिस्ट्री ने पैसा भी तुरंत एडवांस कर रहे हैं ना, साथ लेकर ही जा रहे हैं ना। फिर भी हम बात करें तो ये आपने जो पैकेज अनाउंसमेंट किया है मैम, उसमें जो माइग्रेंट्स हैं उनके लिए भी काफ़ी अनाउंसमेंट किया है और एक तरफ इंडस्ट्रीज़ के लिए भी किया है। लेकिन अब दूसरी तरफ जो मनरेगा में जो लोग वापस माइग्रेंट जा रहे हैं उनके लिए भी काम भी दिया है और पैसा भी बढ़ाया है। लेकिन जब अब इंडस्ट्री को आपने इतना पैकेज दिया है और अब इंडस्ट्री जब स्टार्ट होंगी तो उनके पास मजदूर ही नहीं होंगे काम करने के लिए, तो क्या ये जो पैकेज है सही तरीके से इस्तेमाल हो पाएगा? ये पैकेज मतलब क्या है? उनके हाथ में पैसा दे करके बिठा रहे हैं क्या? नहीं ना। उनका स्ट्रेस जो कोविड के वजह से हुआ है उससे बाहर आने के लिए नया उनका रॉ मटेरियल खरीदना, नया, क्योंकि जितने भी काम करने वाले उनके पास है उनसे बिजनेस चलाना, जब चाहिए जब माइग्रेंट आएंगे या तो कोई नया वर्कर आएंगे उनके साथ उनके काम चलाने के लिए मदद एक्सटेंड कर रहे हैं। उससे उनका फायदा नहीं है, ये असम्पशन गलत। What will be the burden on the budget, this year's budget of this package that you have announced, and how will you finance that? At this moment, I'd like to request you for one thing, because I need media to also look at India, which has to rise from this crisis. I want you to look at where this money is going. किन के हाथ में जा रही है, किसके लिए जा रही है? एसेट क्रिएशन के लिए जा रही है, उनका रोजाना खर्च के लिए जा रही है, उनके रोजगार छूट ना जाए उसके लिए जा रही है, कंपनीज बंद ना हो उसके लिए जा रही है। कंपनीज बंद होने में क्या नुकसान है? रोजगार चली जाएगी, उत्पादन चली जाएगी। सो वी आर मेकिंग श्योर मनी goes to the right place. So for the moment, I would like you to please focus on where all this money. We've even issued a rescheduled borrowing calendar. Obviously we are borrowing. So all this tells you where the money is coming from. Our revenue figures are also every now and then released. I'm also saying that it is stressed, but still I'm releasing how much ever I can release to the states. So, borrowing or my revenue, where is the money going? Let's look at it now.
So, those who do this debate of now, please do this debate to say where this money is going. We are not splurging. We are being responsible.